जुनून इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देता है, इसकी एक असली कहानी हम आपको आज भारत के नायक में दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं साहित्य, संस्कृति और शौर्य को बढ़ावा देने वाले उद्यमी मुकेश सिंह से। साल 1999 में प्रबंधन की शिक्षा पूरी करने के बाद अपनी पहली नौकरी 4500 रुपये महीने से शुरू करने वाले मुकेश सिंह की ज़िंदगी में कब और कैसे वक्त बदला, इसके बारे में खुद मुकेश सिंह ने एन भारत से बातचीत में बताया। LML T5 स्कूटर से यामाहा RXZ मोटरसाइकिल तक और सेंट्रो कार से लेकर BMW और ऑडी तक का सफ़र मुकेश सिंह ने कैसे तय किया, ये आज मुकेश सिंह खुद बताने वाले हैं। बैसवाड़ा के रहने वाले मुकेश अपने शहर रायबरेली और लखनऊ से बहुत प्यार करते हैं। बैसवाड़ा और अवध के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करने वाले हैं मुकेश सिंह। आज जो एन भारत से बातचीत में मुकेश सिंह ने अपनी ज़िंदगी में आए उतार चढ़ाव के बारे में बात की। बहुत कम समय में सफलता को पाने वाले मुकेश सिंह के लिए कामयाबी की परिभाषा अलग है। मुकेश सिंह अपने आप को कामयाब और नाकामयाब की परिभाषा में न बांधकर अपनी खुशहाल जिंदगी का श्रेय अपने परिवार को देते हैं। बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक व्यक्तियों, उद्योगपतियों से, या यूं कह लीजिए शायद ही ऐसा कोई देश का नेता, अभिनेता या उद्योगपति होगा जो मुकेश सिंह को न जानता हो। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुकेश अपने उस मुफलिसी के दौर को नहीं भूलते जिस दौर को वो पीछे छोड़ कर आए हैं। दोस्तों और परिवार को महत्व देने वाले मुकेश सिंह आज भारत के नायक में हमारे मेहमान बने हैं। देखिए रिजवान हैदर की मुकेश सिंह से ये एक्सक्लूसिव बातचीत का पूरा इंटरव्यू। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जाने माने उद्योगपति मुकेश बहादुर सिंह जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल एन भारत पर। जी नमस्कार रिजवान जी। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड आर्मी और पुलिस से जुड़ा रहा, आप बिजनेस में सर कैसे आ गए? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिजवान जी आपने शुरुआत में ही पूछ दिया है। ये सच है कि जो हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, मतलब सिंह परिवार की अगर बात करें तो हमारा पूरा परिवार जो है, मैं आपको बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है बट मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि जो मेरा परिवार है, मैं अपने पूर्वजों से अगर बात करूं तो जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, इनफैक्ट मेरे फादर खुद जो है, हमारे परिवार ने गरीबी का दंश झेला है। गरीबी का महत्व क्या होता है ये हमारा परिवार जानता है। मेरे ग्रैंडफादर आर्मी में बहुत छोटे ओहदे पर सिपाही थे जो लांस नायक पद से रिटायर हुए। उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था और उसके बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है उन्होंने भारतीय सेना की सेवा किया। और उस समय जब वो रिटायरमेंट में 1952 में जब रिटायर होकर के वापस घर लौटे तो 17 रुपये की पेंशन पर वो घर आए थे। और उस 17 रुपये की पेंशन से जो कच्चा घर हमारे गांव में होता था उससे उन्होंने पक्के घर को बनाया। मेरे फादर इकलौते लड़के थे तो उनको उन्होंने पढ़ाया। मेरे फादर ने स्कॉलरशिप ली, स्कॉलरशिप के बल पे वो पढ़े। तो ये सही है कि जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो पूरी तरीके से नौकरी में है। और उसी में मेरे फादर ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से आके हमें इकोनॉमिक्स किया। परिवार के सामने संकट था, इनकम थी नहीं, ग्रैंडफादर रिटायर होकर के आ चुके थे। तो स्कॉलरशिप से पढ़ाई करके जो पहली नौकरी उन्हें MA इकोनॉमिक्स करते हुए मिली वो उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली। तो चॉइस करने का उनके पास टाइम नहीं था कि वो और रुकते और पढ़ाई करते और IAS IPS बनने का प्रयास करते। तो उन्होंने उस नौकरी को पकड़ा, ईमानदारी के साथ उस नौकरी को किया। एक बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी के रूप में, ईमानदार पुलिस अधिकारी के तौर पे काम किया और लंबे समय तक वो अपनी सर्विसेज के लिए जाने जाते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा कि जिस समय बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ और जिस समय उस समय मेरे फादर ही वहाँ पर शहर कोतवाल हुआ करते थे, वहीं से वो प्रमोट हुए। और प्रमोट करने के बाद 98 में उनकी आकस्मिक मृत्यु सर्विस के दौरान ही हुई। एज ए डिप्टी SP थे कौशाम्बी में। तो जो पृष्ठभूमि है वो पूरी तरीके से सेना और उसकी है, तो उसका भी आगे जीवन में बड़ा कनेक्ट है। मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा ये बात जो है। फिर मेरी जो बात थी, मैं उस समय मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था, MBA फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके बॉम्बे में इंटर्नशिप कर रहा था। उस समय बेट्स क्लैरियन अमेरिकन कंपनी थी बेट्स जो है, उसने इंडियन कंपनी क्लैरियंस को टेक ओवर किया था। तो मैं इंटर्नशिप कर करके, मतलब मेरा जीवन का जो लक्ष्य था, ध्येय था कि पढ़ लिख कर करके बिज़नेस व्यापार करेंगे और अपने क्षेत्र की सेवा करेंगे और कहीं बाहर विदेश का मुझे कोई शौक़ नहीं था। लेकिन 98 में पिताजी की मृत्यु हुई, चीज़ें बदल जाती हैं जीवन में, प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है।
परिवार को देखने की जिम्मेदारी पहली हो गई। तो अब मेरे सामने तो ये था कि मैं क्या करता। तो 99 में जैसे ही मैंने मैनेजमेंट कंप्लीट किया तो मैं दिल्ली चला गया, नौकरी मुझे मिल गई। बट नौकरी भी ऐसी मिली कि मुझे तनख्वाह कम मिलती थी। बट मैं चूँकि जीवन में मैं नौकरी करना नहीं चाहता था, या ये कह लो कि मतलब एम्बिशन कुछ और थे, बनना कुछ और था, जाना कहीं और था, चले गए कहीं और। तो हिट एंड ट्रायल्स पे ज़िंदगी चलती रही और मैं पहले मैनेजमेंट करके नौकरी में गया और नौकरी से वापस आया 2002 में। बस 2 ढाई साल 3 साल मैंने नौकरी किया और मैं वापस आ गया। आने के बाद में धीरे धीरे यहाँ हिट एंड ट्रायल हुआ, धीरे धीरे बिज़नेस इस्टेब्लिश किया। ईश्वरीय अनुकंपा थी, बिज़नेस बढ़ता गया। देश की सारी नामी गामी जो कंपनीज थे उन्होंने मुझे ऐसे कंसल्टेंट एडवाइज़र अपॉइंट किया। तो बस ईश्वरीय अनुकंपा थी, बढ़ते गए। सर आपकी पहली नौकरी 3850 रुपये से आपने शुरू करी और सर आज इतना बड़ा बिजनेस, तो 3850 रुपये की पहली नौकरी आज इतने बड़े बिजनेस को खड़ा करने में कितना कुछ संघर्ष किया आपने? देखिए रिजवाल भाई, आपने बहुत मेरा जो कहते हैं ना, जो मेरा इमोशनल भाव जो है उस पर आपने हाथ रखा है। जब हम पढ़ लिख करके नौकरी करने गए तो बड़ी मुश्किल से जो मुझे पहली नौकरी मिली थी उसमें मुझे टोटल 4500 रुपये मिलते थे। 4500 में कटने के बाद मुझे 3800 रुपये मिलते थे। तो अब ये कह लो कि 3800 रुपये से 38 करोड़ मुझे जाना था। तो डेस्टिनी हो सकता है कोई और है, हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है, हर आदमी के एम्बिशंस होते हैं, प्लानिंग होती है। तो जब मुझे सैलरी का वो नहीं था कि मुझे कम सैलरी मिलती है। मैं परफॉर्मर था तो कंपनी में भी 3800 से मुझे 7200 कर दिया 3 महीने में। 6 महीने में मैं 25,000 पे चला गया और 1 साल में मैं 42,000 में 2001-2002 में मैं चला गया था। तो उस समय मुझे अच्छी, शुरुआती दिनों में मुझे कम पैसे मिलते थे। बट जिस समय मैं फुल फ्लेजेड नौकरी कर रहा था उस समय मुझे 40-42,000 रुपये मिलते थे। बट मेरे लिए 3800 और 42,000 बराबर थे, क्योंकि मेरी तो प्लानिंग ही नहीं थी नौकरी करने की, मुझे तो नौकरी करना ही नहीं था। तो मैं वो पैसे भी मेरे लिए बड़े महत्वपूर्ण थे 3800 रुपये, क्योंकि मैं पिता विहीन था और मुझे लगता था कि मुझे मेरा परिवार ठीक से पले बढ़े और सभी को आराम में देना चाहता था। तो मैं अपने को एक ज़िम्मेदार पुत्र मानता था, क्योंकि मेरे फादर जब आईसीयू में थे तो उन्होंने इस बात को मुझको बुला के कहा था अपने डेथ के समय कि परिवार का ध्यान रखना। तो ये एक ऐसा चीज़ होता है ना जो आपको बाइंड करता है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैं संयुक्त परिवार का मैं बहुत बड़ा समर्थक हूं और मैं आइसोलेशन में ज़िंदगी नहीं रखता हूं। मैं न्यूक्लियर फैमिली नहीं पसंद करना मतलब मैं अपने लिए नहीं पसंद करता। तो आज भी हम लोग 3 भाई हैं और तीनों का संयुक्त परिवार है, एक ही किचन है, हम साथ खाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे रुपए की परवाह नहीं थी। 3800 रुपये या 4500 रुपये या 42,000 या 45,000, पैसा माने नहीं रखता, रिश्ते माने रखते हैं। तो मैंने पहले से तय कर लिया था कि मुझे ये 3800 हो या 45,000 हो, 45 लाख हो, मुझे यहाँ दिल्ली में नहीं रहना और मुझे जाना है और मुझे खुद से कमाना है, व्यवसाय करना है और मुझे चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो आपको जीवन में एम्बिशियस होना पड़ता है। जैसा कि सर आपके पास किसी ज़माने में RX 100 मोटरसाइकिल हुआ करती थी, आज 1.25 करोड़ की आप ऑडी से चलते हैं। तो सर ये RX 100 से 1.25 करोड़ की ऑडी तक आने में कितना वक्त लगा? नहीं, उस RX 100 नहीं, वो RX Z हुआ करती थी मेरे पास में। बट उस RX Z से पहले भी एक बड़ी कहानी है। बड़ी कहानी ये है कि जब हमने इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पास किया तो मैं अपने पिताजी से जिद कर लिया। मैंने कहा कि मुझे तो आप वो दो, स्कूटर दो। तो मेरे फादर ने मेरी मदर को उन्होंने 18,000 रुपये दिए और कहा जब ये फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाएगा तो उसको दे देना, स्कूटर खरीदेगा। तो वो आज भी स्कूटर मेरे पास है, आप देख सकते हैं उसको, बाहर खड़ी होगी वो। तो मैं पहले तो मैं ज़िद करता रहा कि मुझे चाहिए। फिर फादर ने बोला एग्ज़ाम के बाद, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं तो एग्ज़ाम के पहले लूँगा। खैर मैंने एग्ज़ाम के बाद ख़रीदी और मैं 15,847 रुपये की, लखनऊ से, मैं कृपा ऑटो सेल्स था हजरतगंज में, उससे मैंने T5 LML वेस्पा ख़रीदी थी जो मेरे कॉलेज डेज़ में मेरे साथ रहा करती थी। तो RX Z बाद में आई, उससे पहले वो T5 आई, LML वेस्पा की T5 आई। फिर मैंने RX Z ख़रीदा और RX Z से मैं नौकरी के दौरान जब शुरू कर रहा था तो RX Z जो है वो मेरे पास हुआ करती थी, उससे भी मेरा बड़ा इमोशनल अटैचमेंट था। बट बात फिर वहीं आ जाती है कि मैं T5 के लिए और RX Z के लिए नहीं बना था रिजवान जी, और मुझे आगे जाना था। और मुझे ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ें मुझे अट्रैक्ट नहीं करती हैं कि मेरे पास 1 करोड़ की गाड़ी है कि 50 लाख की गाड़ी है, ये मुझे अट्रैक्ट नहीं करती है। हाँ, ईश्वर ने साथ दिया, ईश्वरीय अनुकंपा रही, तो मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ता गया। बहुत सारी गाड़ियाँ हमने खरीदी, मतलब अगर काउंट करेंगे तो मेरा बेटा सामने बैठा बताएगा, हमने मेरे ख्याल से 60 गाड़ी तो खरीदी होगी अपने जीवन में अपनी कमाई से। तो
वो गाड़ियाँ मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं मुझे स्कूटर से भी चल सकता हूँ, मैं ऑटो से भी चल सकता हूँ, ये चल सकता हूँ। हाँ, जो ये सफ़र है, ये सफ़र जो है आसान सफ़र नहीं था, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमेशा आपकी इंटीग्रिटी को लोग लेकर के क्वेश्चन कर देंगे, लोग कहेंगे कि मतलब क्या है, ये दुनिया बड़ी विचित्र सी है। तो हर बढ़ते हुए आदमी को वो जो है संदेह की निगाहों से देखने लगते हैं। आप सोशल वर्क करने जाते हो तो उसमें आपका मोटिव ढूंढने लगेंगे, ऑब्जेक्टिव ढूंढने लगेंगे कि सोशल वर्क क्यों करना है, इसको इलेक्शन लड़ना है, इसको ये लगना है। तो ये जो सफ़र है ना, ये बड़ा पथरीला है। किसी भी आदमी का, आपकी प्रोफेशन में आपका सफ़र पथरीला होगा। मेरे सफ़र में मेरा भी पथ जो है वो बड़ा पथरीला था, आसान रास्ता नहीं था। कहते हैं ना गाड़ी ऐसे ऐसे चलती है, तो आसान नहीं होता। बट मैं ये मानता हूँ कि आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपकी मेहनत होनी चाहिए, आपके एम्बिशंस होने चाहिए, क्योंकि बगैर एम्बिशन के कोई लाइफ नहीं होती। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो T5 से और Q5 तक का या Q7 तक का सफ़र कर सकता है। तो मेहनत करते रहिए बस। सर, कई औद्योगिक संगठनों के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो किस तरह से मैनेज करते हैं आप इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में? अब देखिए क्या है इस समय, हाँ ये सही, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछा है। और मैं 2017 से लेके 2019 तक मैं PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं को-चेयर रहा। और मैं अभी वर्तमान में मैं इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हूँ। और मैं पूरा उसका जो बिज़नेस है, मतलब उसका जो यूपी में जो वो है कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, असाइनमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें मेरे द्वारा इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस का प्रतिनिधित्व करने के उसमें देखा जाता है। तो व्यस्तताएं तो रहती हैं, क्योंकि बहुत सारे अपने जो मेरे मेंबर्स हैं उनके जो हितों की बात है वो गवर्नमेंट तक लेके जाना है, या उनके जो भी इश्यूज़ हैं उसको हैंडल करना है। जो गवर्नमेंट के जो प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर कॉन्फ्रेंस है, वेबिनार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, मिनिस्टर्स के साथ में। तो वो हम लोग कोशिश करते हैं कि वर्तमान में आप देखिए तो यूपी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। तो उसमें जो उनके प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं उस पर कई बार कंटिन्यूस हम लोग वेबिनार करते हैं, ताकि जो बात गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है, गवर्नमेंट की जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो जो है एंड बेनिफिशियरी तक पहुँचे। और इसमें चैम्बर्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि चैम्बर्स जब कहते हैं तो उस बात पे थोड़ी इंडोर्समेंट हो जाता है। तो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस का प्रतिनिधित्व मैं इसीलिए करता हूँ। मुझे जो वर्तमान रूलिंग गवर्नमेंट है योगी आदित्यनाथ जी की, मुझे बहुत मतलब मैं उसको बहुत वो करता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रही है वो सरकार। तो संगठन को, औद्योगिक संगठनों की जिम्मेदारी बन जाती है MSME की जितनी स्कीम्स हैं, जो इंडस्ट्री की जो स्कीम्स हैं, इन्वेस्टमेंट की जो स्कीम्स हैं, उनको जो है जो गवर्नमेंट चाहती है उसको लेकर के जो है इंडस्ट्रीज़ के बीच में जाना पड़ता है। और मैं बायलैटरल ट्रेड के चैम्बर में अभी काम कर रहा हूँ, जो इंडो और US का बिज़नेस रिलेशन है उसको लेकर करके। तो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारा निवेश आए। मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े दृढ़ हैं, बड़े निश्चयी हैं। और जो रिप्रेजेंटेशन चूँकि मैं करता हूँ तो मैं जानता हूँ जो इन्वेस्टर है वो अपने को बड़ा सिक्योर्ड महसूस करता है उत्तर प्रदेश में। और इस समय काफ़ी लोग जो है इच्छुक हैं जो यहाँ यूपी में निवेश करना चाहते हैं। तो मुझे पसंद है औद्योगिक संगठनों में काम करना, और गवर्नमेंट के लिए काम करना, और गवर्नमेंट के पक्ष में काम करना मुझे पसंद है। सर, गवर्नमेंट की बात आपने छेड़ी है, तो मुलायम सिंह से लेके मायावती और अखिलेश यादव सभी के साथ आपके अच्छे संबंध हैं, मगर आपने कभी आज तक राजनीति में जाने की क्यों नहीं सोची? नहीं, राजनीति में जाने की सोचना और नहीं सोचना है, क्योंकि मेरे लिए पॉलिटिक्स जो है वो सेकेंडरी है। इसलिए सेकेंडरी है क्योंकि पॉलिटिक्स करने की जो कहते हैं ना जो नेचर होता है पॉलिटिक्स में जाने का, आप पॉलिटिशियंस आपको अमूमन कुर्ते पैजामे में मिलेंगे, मैं आपको कभी कुर्ते पैजामे में नहीं दिखूंगा। पॉलिटिशियंस आपको दिन भर संघर्ष करते हुए सड़क पे दिखेंगे, मैं नहीं दिखूंगा। हर एक की अपनी एक लाइफ स्टाइल होती है, हर एक की अपनी एक सोच होती है, विचारधारा होती है। तो मैं किसी विचारधारा का मैं विरोध नहीं करता। मेरे जीवन में क्रिटिसिज्म और विरोध की कोई जगह नहीं है। मैं किसी का भी विरोध नहीं करता, और मुझे सब पसंद है। सब इसलिए पसंद है क्योंकि सबकी अपनी विचारधाराएं हैं, सभी अपने हिसाब से अच्छा काम करते हैं। बट मेरा जो 17-18 साल का जो अनुभव, या जो जिस हिसाब से मैंने पॉलिटिक्स को देखा है, उसमें मुझे भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स मुझे पसंद है। इसलिए पसंद है क्योंकि ये लोग एक तो काम अच्छा करते हैं, और भाई करंट रूलिंग गवर्नमेंट में आप देखें तो मुख्यमंत्री जी से अच्छा कौन काम कर सकता है, आप बताइए। इतना मेहनत करना और इतना काम करना, और उनकी जो खुद की छवि है वो बड़ी अच्छी और मजबूत छवि है।
तो ऐसा नहीं है कि हम किसी विचारधारा का विरोध करते हैं, हम औद्योगिक संगठनों का विरोध करते हैं। अखिलेश जी ने भी बहुत सारे अच्छे काम किए थे, तो जो उनके अच्छे काम है उसको जनता भी सराहती है। ऐसा तो है नहीं कि अखिलेश जी ने सारे ख़राब कोई काम किए थे। उन्होंने भी एक्सप्रेसवे बनाया, मेट्रो बनाई, उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें की हैं जिसके लिए उन्हें लंबे समय तक जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता उनको याद रखेगी। तो जो उनके अच्छे काम है उसको आप भी सराहिए, मैं भी सराहूँगा। जो योगी जी के अच्छे काम है उन्हें आप भी सराहिए, मैं भी सराहूँगा। तो हर विचारधारा में अच्छे और ख़राब दोनों चीज़ होती है। जब किसी विचारधारा में कास्टिज़्म आ जाता है, जब किसी विचारधारा में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट और वो हो जाते हैं, तो वो आपको पसंद नहीं होता, मुझे भी नहीं पसंद है। तो मुझे जो है मैं हर विचारधारा की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको मैं अडॉप्ट करता हूँ और उनसे मैं प्रभावित होता हूँ। मुकेश सर, आपकी दिनचर्या क्या रहती है? किस तरह से आप सुबह उठते हैं और फिर पूरा दिन किस तरह से गुजरता है ये भी आपका? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि कई लोग मेरी दिनचर्या के बारे में जब सुनते हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य सा लगता है। मैं पिछले 15-17 सालों में मैं 2 बजे 2:30 बजे रात से पहले सोया नहीं, और मैं सुबह 6:30 बजे उठ जाता हूँ। मैं 4 घंटे की नींद लेता हूँ, मैं कई बार वो भी कम हो जाती है, क्योंकि मेरे पास काम इतना है और इतना मैं बिज़ी रहता हूँ। आपने अगर देखा हो कि लॉकडाउन में भी मैं पूरे टाइम 4 महीने तक मैं बिज़ी ही था। तो दिनचर्या मेरी औरों की दिनचर्या से थोड़ी डिफरेंट है। मैं 2-2:30 बजे तक पिक्चर देखता हूँ, मैं रात में सोता हूँ, और पिक्चर देखना मुझे, वेब सीरीज़ देखना मुझे बड़ा पसंद है। 6:30 बजे उठने के बाद अखबार पढ़ लिया। उसके बाद मेरे पास मेरे होम टाउन से आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि किसी को मेडिकल की मदद करनी है, किसी को हॉस्पिटलाइज़ कराना है, तो वो काम मैं सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक निपटाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए बड़ी प्रायोरिटी वाले काम हैं। मुझे अपने क्षेत्र, अपने गाँव, अपने लोगों से बड़ा प्यार है, तो पहली मेरी प्राथमिकता सुबह की ये होती है कि मैं उनको निपटाऊँ। फिर मैं अपने मेल और जो मेरे बिज़नेस के जो मेरे असाइनमेंट्स हैं, दिन का जो काम है, मैं उसमें बिज़ी हो जाता हूँ, और 10:30 के बाद उसके बाद मैं अपने ऑफ़िस के काम में बिज़ी हो जाता हूँ। आजकल थोड़ा वर्क फ्रॉम होम है तो थोड़ा आराम हो गया है कि घर के ऑफ़िस से काम कर लेते हैं, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग कर लेते हैं, तो ये एक थोड़ा इस समय आराम है। अदरवाइज़ मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ, पूरे दिन जो है मेरे पास इतना असाइनमेंट है, मैं इतनी कंपनियों में डायरेक्टर हूँ, मैं इतनी जगह एडवाइज़र हूँ, तो मुझे हर एक को सैटिस्फाई करना है। लोग मेरे क्रेडिट पर या मेरे गुडविल पर लोग मुझे साइन करते हैं और हैवी रेम्युनरेशन पे करते हैं, तो मैं अपनी जो मेरी एडवाइज़री है या जो मेरी कंसल्टेंसी है या जो मेरे बिज़नेस है उसको मुझे जस्टिफाई करना पड़ता है। और जस्टिफिकेशन अगर आपको रखना है लाइफ में, जिससे भी जुड़िए उसके साथ में, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। सर, बॉलीवुड से लेकर ज़्यादातर देश के सभी बड़े नेता मंत्री सब आपको जानते हैं, उसके साथ इतना बड़ा आपका ये बिजनेस भी, तो कैसे आप समय निकालते हैं इन सब के लिए? देखिए, टाइम मैनेजमेंट तो आपको हमेशा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बैलेंस रखना है बिटवीन बिज़नेस और फैमिली। बैलेंस रखना है आपको बिज़नेस और आपके रिलेशनशिप जो है, जो अक्रॉस वर्टिकल्स या अक्रॉस सेक्टर्स जो बिज़नेस हैं, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे इंडस्ट्रिस्ट आपके साथ हो या समाज के लोग हों, तो आपको बैलेंस रखना पड़ता है। समय इसी में से निकालना है आपको, जो आपके पास 24 घंटे उसी में निकालना है। तो ये बात सही है कि मेरी बॉलीवुड में अच्छी जान पहचान है, मेरी अच्छे पॉलिटिशियन से जान पहचान है, बट क्या है, रिश्तों को अगर आपको सार्थक तरीके से आपको निभाना है, तो रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी, रिश्तों में क्लीनिनेस, ये आपको रखनी पड़ेगी। तो अगर आपको ये रखना आता है, और उन सब से हट करके आपको अपने फैमिली के साथ आपको टाइम देना पड़ेगा, तो ये बैलेंस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है। लेकिन अगर आप रिश्तों को आपको निभाना है, तो आपको 1-to-1 रिलेशन भी रखना पड़ेगा, आपको सबको महत्व देना पड़ेगा, सबको आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। और जब आप रिस्पेक्ट देते हैं दूसरे को, तो वही रिस्पेक्ट आपको लौट करके आती है। अगर आप दूसरों के साथ उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, या उनके साथ आप गलत करेंगे, या आपकी नीयत अच्छी नहीं होगी, तो आपको वो पे करना पड़ता है। तो मेरी अपनी ये सोच है कि रिश्तों को महत्व दीजिए। आपकी इस कामयाबी का, अपनी कामयाबी का श्रेय किसको देना चाहते हैं? नहीं, मैं कामयाबी तो मैं नहीं मानता, मतलब क्योंकि मेरे लिए मैं किसी चीज़ को ना उस एक्सटेंट तक मैं नहीं ले जाना चाहता कि मैं कहूँ कि नहीं मैं बड़ा कामयाब आदमी हूँ। मैं नित्य प्रतिदिन मैं लर्निंग प्रोसेस में रहता हूँ, मैं रोज़ सीखता हूँ, ठीक है। तो मैं ये नहीं मानता कि कौन कामयाब है और कौन नाकामयाब है, क्योंकि मैं सबको कामयाब मानता हूँ। जो छोटा काम करता है वो भी कामयाब इंसान होता है, जो पान की दुकान लगाता है वो भी कामयाब होता है, क्योंकि वो भी मेहनत करता है हमारी तरह, वो भी काम करता है, रिक्शे वाला भी हमारी तरह करता है। तो किसी के जीवन को कामयाबी और नाकामयाबी के तौर पर नहीं तोलना चाहिए।
तो मैं इस परिभाषा में नहीं आता कि मैं कामयाब हूँ या मैं नाकामयाब हूँ। मैं अपना काम करता हूँ। और रही बात कि अच्छी ज़िंदगी के पीछे किसका हाथ है या मैं अगर खुश रहता हूँ तो उसके पीछे किसका हाथ है, उसके पीछे हमेशा उसकी फैमिली होती है। मेरे फादर ने जो मुझे संस्कार दिए, मैं उस संस्कार को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं संयुक्त परिवार का बड़ा समर्थक हूँ। तो मेरे जीवन में जो मेरी खुशी का राज है या जो मेरी सार्थकता का, पॉजिटिविटी का राज है, वो मेरी फैमिली है। फैमिली, वो भी जॉइंट फैमिली, मेरे भाई, मेरी भाभियाँ और उसके मेरी मदर मेरे साथ अभी रहती है। एंड इस समय करीब 78-80 साल उनकी एज है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, अपनी मदर के साथ में। मेरा बेटा है जो है, क्या कहते हैं, अभी 10th क्लास में, मेरी बिटिया है 9th क्लास में। मेरी वाइफ है जो खुद भी मेरे सारे बिज़नेस की हिस्सेदार है और डायरेक्टर हैं सारी कंपनियों में। तो मैं इसको कामयाबी की तरीके से मत देखिए, आप इसको ये कहिए कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी का या सार्थकता का क्या रोल है। तो वो रोल होता है किसी की भी फैमिली का। तो मेरी मदर, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे और मेरी जॉइंट फैमिली के सारे लोग, मेरे भाई भाभी सभी लोग, तो जीवन में जो पॉजिटिविटी है उसके पीछे मेरी फैमिली है। सर, अक्सर सोशल मीडिया पे आपकी फ़ोटो खिलाड़ियों के साथ देखी जाती है, तो स्पोर्ट के प्रति आपकी क्या रुचि कैसे है? बहुत गहरी रुचि है और स्पोर्ट्स में भी रूरल स्पोर्ट्स के साथ मेरा लगाव ज़्यादा है। वॉलीबॉल, कबड्डी उसके साथ है। यद्यपि पिछले साल जो है एथलेटिक चैम्पियनशिप, नेशनल एथलेटिक चैम्पियनशिप मैंने कंडक्ट की थी और उसका जो बैनर था वो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स था। मैं उस प्रोग्राम का कन्वीनर था और हमारे चेयरमैन उस समय डॉक्टर ललित खेतान थे, जिन्होंने उनकी चेयरमैनशिप में वो प्रोग्राम में किया था। बट वो नेशनल लेवल का इवेंट था जिसमें हर स्टेट से टीमें आई थी। तो बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम था। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया और यूपी एथलेटिक एसोसिएशन के साथ मिलकर किया था, जिसमें देश के सारे एथलीट्स आए थे। तो जो बात आपने स्पोर्ट्स से जुड़ाव की कि मेरे फादर खुद बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और यूनिवर्सिटी लेवल पर बहुत सारी चैम्पियनशिपें वो जीती थी। वो हॉप स्टेप जंप और ब्रॉड जंप और 100 मीटर, 200, 400 रिले, ये मेरे फादर काफ़ी उसमें बड़े एक्टिव रहते थे और बड़ी चैम्पियनशिप जीती थी। तो मेरा ये मानना है पर्सनली जो है कि स्पोर्ट्स एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जो यंग जनरेशन है उसका जो नकारात्मक जो टेंडेंसी डेवलप होती है उसको ख़त्म करने के लिए स्पोर्ट्स जो है वो सबसे बढ़िया फील्ड होता है। मैं स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी काम करता हूँ। मैं बहुत सारे वॉलीबॉल के बड़े टूर्नामेंट्स कराता हूँ रायबरेली में, जिसमें 150-150 टीमें आती हैं और कई वर्षों से कराता हूँ मैं। तो मैं उसके दो पहलू हैं। एक तो जो यूथ है, यंग ब्लड, जो बिल्कुल जोशीला ब्लड है, उसको अगर कंस्ट्रक्टिव लाइन में लेकर के जाना है आपको, तो उसे स्पोर्ट्स में डालिए। क्योंकि जो उसका जो कहते हैं ना, उसका जो जोश है, जो उसका जो उदंडता भी है कई बार, तो अगर उसको कंट्रोल करना है तो आप यंग जनरेशन को स्पोर्ट्स की तरफ डाइवर्ट कर देना चाहिए। तो स्पोर्ट्स से मेरा जुड़ाव है, कबड्डी, रूरल स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा है। मैं कई वर्षों तक डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट रहा, मैं डिस्ट्रिक्ट खो खो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा। तो स्पोर्ट्स के लिए मैं काफ़ी काम करता हूँ और करता रहूँगा। तो एक अच्छा फील्ड है काम करने के लिए और मुझे पसंद है। जी, पिछले 20 साल से आप समाज सेवा करते आ रहे हैं। अभी इस लॉकडाउन में भी आपको जिस तरह से देखा गया, काफ़ी कुछ बढ़ चढ़ के आपने लोगों की मदद करी, तो कैसे मैनेज करते हैं आप इतना सब कुछ? देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी कि जो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो गरीबी से उठ कर के लोअर मिडिल क्लास से बढ़ते बढ़ते मेरे फादर मिडिल क्लास, ऐसे कर के हमारा जो ग्रोथ है वो ऐसे हुआ। और मैं बड़े गर्व से ये बात को स्वीकारता हूँ कि मेरे पिताजी ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया और बहुत अच्छे स्कूल में हमें पढ़ाया और वहाँ से मैं देखते आया। तो फैक्ट ये है कि मैंने अपने सामने भी जब मैं बड़ा हुआ हूँ तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो जिनको कह लीजिए कि लोगों को मैंने अपने गांव में, अपने आसपास अभाव में जीते देखा है। तो जीवन का जो लक्ष्य था मेरा कि नौकरी नहीं करेंगे, उसके पीछे ये था कि भाई नौकरी में हमारी एक लिमिटेड अर्निंग होगी, उस अर्निंग से आप परिवार का पेट तो पाल सकते हैं, बट सोशल वर्क कितना कर पाएंगे ये आपको पता नहीं होता है। तो ये तो हमेशा से था कि कुछ करेंगे उस जो है। तो जब मैं लौट करके बिज़नेस में आया तो मैंने सोचा कि भाई चैरिटी जो है वो घर से शुरू होती है, तो पहले गांव से शुरू करो। तो मेरे ग्रैंडफादर उस समय ज़िंदा थे, फादर तो मेरे थे नहीं लेकिन ग्रैंडफादर थे।
तो मैंने उनसे पूछा क्या करें, तो बोले अरे बेटा 25 लोगों के लिए कंबल दे दो जाड़े में। तो मैं गांव के जो गरीब थे उनके लिए कंबल की व्यवस्था करना हमने शुरू किया। ऐसे ऐसे कर करके जो है फिर क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपको सेटिस्फैक्शन देने लगती है, जो करोड़ों रुपए आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देते हैं, बट एक गरीब को एक कंबल जाड़े में उड़ा दो तो करोड़ों रुपए से जो आपको भाव मिलेगा उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आपको उसमें मिलता है। मुझे उसमें अच्छा लगने लगा कि भाई 25 आदमी को मैंने जाड़े में ठिठुरते लोगों की व्यवस्था की। तो ऐसे करके मेरा जो रास्ता बना सोशल वर्क का वो ऐसे करके बना। और ये मैं बात कर रहा हूँ आपको 2002-03 की। तो 25 से 50 कंबल, 50 कंबल, पहले हम लोग कंबल और साड़ी तक ही सीमित रहे। 25 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ऐसे करके हम उसकी संख्या बढ़ाते रहे। और लोगों ने बड़ा साथ दिया। रायबरेली में जो है टीम बढ़ती चली गई। धीरे धीरे वो कंबलों की संख्या 200 पहुंच गई, धीरे धीरे साड़ी की संख्या 2000 पहुंच गई। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अब हम लोग 10,000 साड़ी और 10,000 कंबल साल में बांटते हैं। तो ये हम लोग पहले वहीं तक सीमित रहे। बट जो हमारा टेस्ट था या जो हमारी जो हमको अच्छा लगता था, मुझे लगता था कि हमारा जो रायबरेली जनपद है वो हिंदी साहित्य के लिए बहुत जाना जाता है। और आप देखेंगे तो बहुत लंबा सफ़र रायबरेली ने हिंदी साहित्य में किया है। तो मेरे लिए काम करने का एक सेक्टर जो था वो गरीबों की, उपेक्षित लोगों की सेवा करना। यानी तो जो लॉकडाउन की आपने बात किया, तो बल्कि हम रायबरेली का बता दें, रायबरेली में एक पूरे शहर को हमने सीसीटीवी से इक्विप किया। डिस्ट्रिक्ट जेल को हम कंबल वगैरह देते रहे, लिनन जैसे कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में बच्चियों के लिए हमने सारे रजाई गद्दे मैंने व्यवस्था किया। तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है और मुझे उसमें एक अलग फीलिंग होती है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। ये मैं अपने को खुद मानता हूँ कि फिर मैं जब लखनऊ में काम करना शुरू किया मैंने, तो लॉकडाउन में आपने अभी देखा, लॉकडाउन में आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हमने 1.25 लाख करीब फूड पैकेट्स बांटे। और जो सबसे प्रायोरिटी ये थी कि सोडियम हाइपोक्लोराइड की डिमांड थी, क्योंकि शुरुआत में ही आपने देखिए ये कहा जाता था कि सैनिटाइज सैनिटाइज सैनिटाइज। तो हमने 2 टैंकर जो है वो नगर आयुक्त साहब को दिया, जो है 23 हज़ार लीटर के 46 हज़ार लीटर। और 1 लीटर में अगर आप पानी मिला करके बनाएंगे तो 1 लीटर में आराम से 10 घर सैनिटाइज़ कर सकते हैं। तो हमने 46 हज़ार लीटर जो है हमने नगर आयुक्त लखनऊ को दिया। फिर हमने रायबरेली को पूरा मैंने सैनिटाइज़ किया, 10,000 लीटर दिया। पुलिस की सारी जो वो थी रायबरेली डिस्ट्रिक्ट के जितने भी थाने उनको सैनिटाइज़ किया, उन्नाव के थानों को सैनिटाइज़ किया। तो ये ऐसी चीज़ें जो हमें खुशी देती हैं। और आप जीवन में जो है वो आपको करोड़ों रुपए खुशी नहीं दे सकती जो आपको ये चीज़ें देती हैं। तो मेरी इमेज जो है या मेरी पोजीशनिंग जो है वो मुझे लोग इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ मुझे सोशल वर्कर के रूप में जानते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ के रूप में जानते हैं। और मुझे सोशल एक्टिविटीज़ कहलाना और मुझे काम करना जो है पसंद है। सर, आपकी लाइफ का कोई ऐसा अनुभव जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? देखिए, थिक एंड थिन्स जो है वो सभी की लाइफ में आते हैं, उतार चढ़ाव जिसको आप हिंदी में कहते हैं। तो हमेशा इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आदमी को अपने मतलब कमज़ोर दिन, ख़राब दिन या जो ऐसे दिन जिसमें वो परेशानी में गुजर रहा हो, उन दिनों को नहीं भूलना चाहिए, किसी को भी नहीं भूलना चाहिए। ये मैं मानता हूँ कि सबको जो है अपने अच्छे और ख़राब दिनों को, अच्छे दिन तो हैं तो आप हैप्पी हैं, बट ख़राब दिनों का जो संघर्ष है, यानी वैसे कहें तो मुफलिसी का जो दिन होता है, तो सबके जीवन में आता है। हमारे जीवन में भी मुफलिसी के दिन थे, जब हम पढ़ते रहे होंगे या पढ़ करके जब हमने नौकरी करना शुरू किया होगा, तो मुफलिसी के दिन आते हैं। और मुझे मेरे संस्मरणों में जो मेरा बचपन है और बचपन के जो मेरे दोस्त हैं, तो मैं बॉर्डर रहा हूँ, मैं हॉस्टल में मैंने अपनी पूरी पढ़ाई किया है, वो दोस्त मेरे आज भी 40 साल से दोस्त हैं। कोई डॉक्टर है, कोई IPS है, कोई IAS है, कोई बिज़नेस में है, कोई है, और अक्रॉस वर्ल्ड है। तो मैं अपने बचपन को नहीं भूलता हूँ, जो मैं हमेशा कहीं भी किसी फोरम पे मैं शेयर करता हूँ कि बचपन के जो दोस्त हैं वही आज भी हैं, और जो नए दोस्त बन गए वो भी दोस्त हैं। लेकिन मैं जो शेयर करना चाहता हूँ, शेयर में हमेशा हम लोगों ने जो बहुत सारा ऐसा समय देखा है अपने जीवन में, जो हमारी जेब में 50 रुपये भी नहीं होते थे, 100 रुपये भी नहीं होते थे, या स्कूटर के पेट्रोल भी नहीं होते थे। क्योंकि जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तो पूरी फैमिली डिस्टेबलाइज हो जाती है। उस समय जो आपके विरोधी होते हैं, जब आप डिस्टेबलाइज होते हैं, किसी भी प्रोफेशन के लिए, फैमिली के लिए, जब आप डिस्टेबलाइज होते हैं ना, तो लोग आपके एनिमीज़ आपके ऊपर अटैक करते हैं। तो उस समय आपको स्टेबल रहना पड़ता है, उस समय आपको धैर्य नहीं खोना पड़ता है। और वही पॉजिटिविटी की बात मैं फिर करूँगा कि आपको
किसी को क्रिटिसाइज़ मत करिए। दुनिया में, जीवन में कभी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। तो मेरे जीवन का यही संस्मरण है कि मैं अपने बचपन को नहीं भूला, बचपन के दोस्तों को नहीं भूला। चाहे आप कितना भी अपने बिज़नेस में, अपने प्रोफेशन में, मेरे सारे दोस्त जितने हैं, मैं बनारस में राजघाट बेसेंट स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ और एल बनर्जी साहब डीजीपी रहे, मेरे सुपर सीनियर रहे, प्रवीण सिंह साहब डीजी रहे, ये लोग सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, रमा रमन जी आईएएस ऑफिसर, ये सब उसी स्कूल के प्रोडक्ट हैं। तो हम सब आज भी आपस में बहुत अच्छे रिश्ते निभाते हैं। कोई बिजनेसमैन है, कोई के, कभी भी अपने मुफलिसी के दिनों को नहीं भूलना चाहिए, उसे याद रखिए और जीवन में कभी किसी को क्रिटिसाइज़ मत करिए। हर व्यक्ति की जो अच्छी चीज़ें हैं उसे ले लीजिए और जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती, हो सकता है किसी और को अच्छी लगती हो, उन पर आप मिट्टी डालिए, उन्हें छोड़ दीजिए आप। तो सर अभी फ्यूचर की क्या प्लानिंग है आपकी? आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं या आप आगे क्या करना चाहते हैं? देखिए, फिर मैं रिजवान जी आपको कहूँगा कि कामयाबी वर्ड मुझे सूट नहीं करता, ठीक है। वो मेरे ऊपर वो शब्दावली जो है वो फिट नहीं बैठती। कामयाब और नाकामयाब की परिभाषा में मैं नहीं जाता हूँ। तो सवाल आपने अच्छा पूछा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ और अपने बच्चों को क्या बनना चाहता हूँ। तो मैं तो एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूँ और वही बने रहना चाहता हूँ। मेरे लिए मेरा परिवार महत्वपूर्ण हो जाता है, मेरी मदर महत्वपूर्ण हो जाती हैं, मेरे दोस्त महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये बिल्डिंग लेनी है, कल लेनी है, आज ले लो। ये प्लॉट आज लेना है, कल लेना है, आज ले लो। मुझे 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 ही मुकेश सिंह ही बने रहने दो। मेरा कोई इंटरेस्ट किसी प्लॉट में, मकान में, जायदाद में, सोने में, चांदी में, घड़ी में नहीं है। तो मैं अपने जीवन को जीवन की तरह जीना चाहता हूँ। इसीलिए हम लोग, मैंने बोला ना कि हम संयुक्त परिवार में इसीलिए हम रहते हैं कि जिसको जो चाहिए मेरा सब ले लो। अगर मेरे में क्षमता होगी तो मैं 5 साल में दोबारा खड़ा कर दूंगा। तो जीवन में मैं बनना चाहता हूँ कि ईश्वर न करे, मैं प्रभु से यही कहता हूँ कि मेरे ऊपर ये जो मैटरलिस्टिक भाव होता है ना, ये कभी हावी नहीं हो। तो मैं एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा दोस्त, अच्छा पिता और अच्छा बेटा अपनी माँ का, मैं वही बनना चाहता हूँ और वही बनने का मेरा लक्ष्य है। जीवन में मेरी इतनी एम्बिशंस नहीं है कि मुझे विदेश में जाके सेटल होना है या मुझे अरबों रुपए कमाने। मेरा जीवन बहुत ही साधारण तरीके से मैं अपना जीना चाहता हूँ। अब आइए बच्चों की, हर पिता हर जो मेरी वाइफ है अपने बच्चों के प्रति, हम लोग चाहते हैं कि ये लोग भी शिक्षा दीक्षा के लिए ये कहीं भी चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, यूएस चले जाएं, कहीं भी चले जाएं। बट मैं, चूँकि ये मेरे बेटे इकलौते हैं, मतलब एक बेटा और एक बेटी है मुझको, तो बेटी तो शादी होगी, ब्याह होगी, वो अपने घर चली जाएगी। बट मैं अपने बेटे से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जिस रास्ते पर मैं चला हूँ कि मुझे विदेश पसंद नहीं, पढ़ाई लिखाई कहीं भी कर लो, लौट करके अपने लोगों में सेवा करवा करके, जिसके लिए मैं भी जाना चाहता हूँ। क्योंकि मैं इनको कई बार इनको बताता हूँ कि हम लोगों के परिवार में गरीबी किस एक्सटेंट तक थी। तो मुझे ये खुशी है कि मेरा बेटा अपनी दादी के साथ समय व्यतीत करता है, अपनी चाची मम्मी के साथ, अपनी बड़ी मम्मी के साथ। तो मैं अपने बेटे अंशुल को भी ये चाहता हूँ कि पढ़ो लिखो, कुछ भी करो, लेकिन लौट करके तुम्हें वही लखनऊ, वही रायबरेली, वही गरीब, वही जनता, उन लोगों की सेवा करनी है निश्चल भाव से। तो वो भी एक अच्छा व्यक्ति बने और कोई प्रेशर नहीं देता मैं कि तुम्हें ये बनना है, कि तुम्हें वो बनना है, जो बनना है वो बनो, बट पहले अच्छा व्यक्ति बनो। अपने जो दोस्त हैं उनके साथ भी रिश्ते अच्छे रखो और मेरे जितने भी दोस्त हैं उनके बच्चे हैं, इनके भी दोस्त हैं। तो जीवन का लक्ष्य सिर्फ यही है कि मैं भी ऐसे ही सदाचारी बना रहा हूँ, अच्छा व्यक्ति बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी बेटी भी एक अच्छे वो बने। यही संस्कार। चश्मे यहाँ पे लगे हुए हैं, फ्रेम किए हुए चश्मे, तो ये चश्मों के पीछे का क्या राज है? बहुत सारे लोग ऑफिस में आते हैं, उन्होंने नोटिस नहीं किया। और आपका रिजवान जी ये बड़ा अच्छा वो है कि आपने ये नोटिस किया कि मेरे दीवार पे बड़े महत्वपूर्ण चश्मे लगे हैं, इसका क्या रोल है मेरे जीवन में। देखिए, चश्मे मेरे फादर के हैं, जो उन्होंने मैंने जब होश संभाला तब से उन्होंने जितने भी चश्मे पहने, वो उनकी जब वो दिवंगत हुए तो ये चश्मे मैंने फ्रेम करके अपनी दीवार पे रखे हैं। और ये चश्मे मुझे ताकत देते हैं, क्योंकि मुझे पॉजिटिव एनर्जी देते हैं ऑफिस में। और दुनिया को देखने के लिए दूसरों के चश्मे से देखने से अच्छा अपने पिता के चश्मे से देखता हूँ मैं। तो ये मुझे याद दिलाते रहते हैं, मुझे ताकत देते हैं, मुझे पॉजिटिविटी मेरे जीवन में लाते हैं। और ऐसा नहीं है, आप मुझसे अगर अभी आप मांगेंगे कि
1905 में आपके दादाजी ने किस कॉलेज से पढ़ाई थी, मैं उसका भी मार्कशीट आपको दे सकता हूँ। मैं अपने फादर के सारे जो सर्टिफिकेट हैं, मेरे ग्रैंडफादर के जो सर्टिफिकेट हैं, जो उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में रहते हुए पढ़ाई की थी, उसकी भी मेरे पास मार्कशीट है। तो मैं वो 5 मिनट में दे सकता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है चीज़ों को, जैसे मेरे दादाजी की जब डेथ हुई थी तो उनकी छड़ी मैं रखा हुआ हूँ, मैं मुझे ताकत देती है वो। तो ये क्या है कि लोग अब इसका महत्व नहीं समझते, बट जब आप चश्मे की तरफ देखेंगे, जब आप छड़ी की तरफ देखेंगे, जब आप अपने दादाजी के जूतों की तरफ देखेंगे, या मैं अपने फादर के खाकी वर्दी की तरफ देखता हूँ, तो वो जीवन में आपको ताकत देते हैं। यही लोगों को समझना है कि आप जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनका महत्व जीवन में बनाए रखिए। तो ये ऐसी चीज़ों का संकलन करना चाहिए, क्योंकि जीवन चलता जाएगा। आप किसी भी चीज़ को उठा के फेंक दीजिए अगर आपके लिए महत्व नहीं है, बट जीवन में पिता का हाथ, पिता का सामान, माताजी का हाथ, ये जीवन में आपको ताकत देते हैं। तो ये चश्मों का बड़ा जीवन में महत्व है। दूसरों के चश्मे से देखने से अच्छा है अपने पिताजी की चश्मे। सर मेरा एक आखिरी सवाल, वाइट रंग आप हमेशा मुझे वाइट रंग में ही क्यों दिखते हैं? ज़्यादातर आपको वाइट रंग में ही, वाइट कलर की शर्ट में ही देखा जाता है। वाइट रंग से कोई ख़ास लगाव या ख़ास जुड़ाव? देखिए, मुझे और मेरी वाइफ दोनों को वाइट रंग पसंद है, और मेरे घर में आपने देखा होगा कि सब कुछ आपको पर्दे से लेकर सब कुछ वाइट लगेगा, और शर्ट भी मैं वाइट ही पहनता हूँ, मेरे पास कलर्ड शर्ट है ही नहीं। तो आपके समझने के लिए मैं दूसरी बात भी कह सकता हूँ कि साइकोलॉजिकली ये होता है कि जैसे आप जीवन में बहुत सारे काम कर रहे हैं और कोई आपसे गलती हो गई, या कोई आपने गलत काम कर दिया, जाने अनजाने में कर दिया, तो उसको समझने में बड़ा समय लगता है। लेकिन वाइट शर्ट पे अगर एक डॉट भी पड़ जाएगी तो आपको तुरंत दिख जाती है। तो ये मेरा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है कि मुझे ज़रा भी अगर कहीं से कोई मेरे से गलती होती है तो मैं उसको वाइट शर्ट से कनेक्ट करता हूँ कि तुरंत हमारे लिए अलार्मिंग होती है। वैसे ही मजाक की बात है, बट वाइट शर्ट मुझे पसंद है, क्योंकि वाइट शर्ट जो है वो बहुत ही पीस कह लीजिए, और आँखों को भी सूद करता है, सूदिंग इफ़ेक्ट देता है। तो घर में सारी चीज़ें वाइट हैं, बेड भी वाइट है, पर्दा भी वाइट है, सोफ़ा भी वाइट है, सब वाइट है। और वाइट मुझे और मेरी वाइफ दोनों को पसंद है, क्योंकि आँखों को ये अच्छा लगता है। तो ये थे हमारे साथ मुकेश बहादुर सिंह जी, जिन्होंने अपने विचारों को हमारे साथ रखा। लखनऊ से टीम एंड भारत के लिए रिजवान हैदर।